दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबॉर्न ऑफ क्वीन एपिसोड 2। माही का राजकुमार मीरा बनना। अब आगे माही, जो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठी थी, सिस्टम की ये बात सुनकर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, साले, बिना शरीर की आत्मा सामने आ मेरे। क्या जब ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता लगा रखा है। एक तो मुझे इस सारे जहां की दुखियारी जोड़ में अबला नारी के शरीर में डाल दिया। अरे, इसने तो कभी एक मक्खी भी नहीं मारी, बस सबसे मार खाकर आ जाती है। कहा मेरी पर्सनैलिटी और कहा इसकी। मुझे नहीं रहना यहाँ, या तो मुझे मेरी बॉडी लौटा या मुझे ऊपर स्वर्ग में भेज दे। मैं नहीं रह सकती इसके शरीर में। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। माही अपना गुस्सा सिस्टम पर निकाले जा रही। माही की सारी बातें सुन सिस्टर 7,658 थोड़े गुस्से में बोले, आपको कोई हक नहीं मेरी ऊपर सवाल उठाने का। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का, वो तो मेरी मजबूरी है। और आपकी बॉडी और समय दोनों ही पृथ्वी पर समाप्त हो गए हैं, और स्वर्ग का सपना तो आप भूल जाए। आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको तो स्वर्ग का दरवाजे भी ना देखने दे। आखिर कौन से अच्छे कर्म किए हैं आपने? गुंडागर्दी, लोगों के साथ मारपीट, बस यही किया है आपने। हाँ, आपके कर्मों के हिसाब से आपको नर्क भेजा जा सकता है। वहां गर्म गर्म नर्क का तेल आपका इंतजार कर रहा है। वही माही, जो अभी भी गुस्से में पागल हुई जा रही थी, सिस्टम की आखिरी लाइन सुन उसका गुस्सा ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से शिंग। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ ठीक ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ रह लेती हूँ। अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं मान जाती हूँ। आपको यहाँ रहना भी और राजकुमारी मीरा की जिंदगी को भी सुधरना है, जिससे आपके कर्म कुछ अच्छे होगी। सिस्टम ने माही से कहा। ये सुन माही ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, करना तो पड़ेगा। मैं ये अबला नारी के कैरेक्टर बनकर नहीं रह सकती, मुझसे ये नहीं होगा। कुछ समय की बातचीत के बाद मीरा, अब हम माही को मीरा ही कहेंगे, और लुक्स। माही ने सिस्टम के लंबे चौड़े नाम को सुनकर बहुत चिढ़ गई, जिसके बाद सिस्टम ने उसे अपना एक नाम रखने के लिए कहा। इसके बाद माही ने बहुत अजीबोगरीब नाम बताए जो सिस्टम को पसंद नहीं आए, जिसे सुन माही ने चिढ़कर कहा, तो तुम खुद ही रख लो अपना। इसके बाद सिस्टम ने उसे अपना लुक्स बताया। तो तुम कह रहे हो ये पृथ्वी नहीं है? नहीं मास्टर, ये यूनिवर्स का एक और प्लेनेट है, पर यहाँ तो सब हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखते हैं। सब कुछ सेम टू सेम है, यहाँ तक की भाषा भी। तो आपको क्या लगता है इंसान बस पृथ्वी पर ही रह सकते हैं? ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, किसी को नहीं पता यहाँ कौन से और कितने राज दफन है। इंसान अभी इतना विकसित नहीं हुआ जो इस यूनिवर्स के सभी राज का पता लगा सके। मीरा ने लुक्स की बात सुन अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, हमें अभी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वही राजमहल में मीरा के कमरे के बाहर बहुत सी दासियां कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। वो मीरा को खुद से बातें करते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी गुस्सा होते देख हैरान परेशान थी। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई थी, राजकुमार के कल सबसे सामने अपमान करने से राजकुमारी मीरा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने राजवेद को मीरा का इलाज करने का आदेश दे दिया। इन सब बातों से अनजान हमारी माही इस दुनिया और राजकुमारी मीरा के बारे में लुक्स से जानने में लगी थी। तभी किसी ने मीरा के दरवाजे पर दस्तक दी। राजकुमारी मीरा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जिसे सुन मीरा, जो लुक्स से बातें कर रही थी, वो रुक गई। उसने उसे अंदर आने को कहा, आ जाओ। तभी दरवाजे से दो दासियों के साथ 6-7 सफेद वस्त्र पहने कुछ लोग अंदर आए। मीरा उन्हें ध्यान से देख समझने की कोशिश कर रही थी कि ये है कौन। तभी एक लड़की मीरा की तरफ भागते हुए आई, जिसे देख मीरा जल्दी से साइड हट गई। वो लड़की सीधा पीछे रखे मेज से जा लगी। मीरा ने आंखें छोटी कर अपनी सामने निरूपा राय की एक्टिंग करती लड़की को देखा। ये मीरा की सबसे खास दासी और दोस्त निकिता थी, जो हमेशा मीरा को मुसीबत में डालने का काम करती थी। ये राजकुमारी श्रद्धा के सारे कामों में उसका साथ देती और उसके लिए हमेशा मीरा की जासूसी करती। मीरा ने जब देखा कि कैसे ये उसकी तरफ भाग आ रही है, उसका मकसद मीरा को धक्का देकर पीछे रखे मेज पर गिरने का था, जिस वजह से मीरा का फेस खराब हो सकता था। पर सही समय पर मीरा ने अपनी स्किल्स का यूज कर आराम से साइड हटकर अपना पैर निकिता के पैरों में फंसा दिया, जिससे निकिता अपना बैलेंस नहीं बना पाई और मीरा की जगह खुद मेज से टकरा गई, जिससे मेज के कोने से उसके फेस पर बहुत बड़ा कट लग गया। निकिता की एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज गई, जिसे सुनकर मीरा के दिल को बड़ी ठड़क पहुंची। इस निकिता के लिए मीरा ने क्या क्या नहीं किया। एक दासी होने के बाद भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा। उसे वो सब देती जो उसके पास होता, उसके बदले मीरा को क्या मिला? धोखा। जिससे माही को बहुत नफरत थी। उसे ऐसे दोगले लोगों से सबसे ज्यादा गुस्सा आता जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आज से तो माही ने मीरा का बदला लेने की शुरुआत करी थी, अभी तो आगे आगे देखो होता क्या है। तभी निकिता के चिल्लाने की आवाज एक बार और आए, राजकुमारी राजकुमारी हमारी मदद करें, हमें बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन मीरा जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आए। उसने आसपास अपनी नजरें की। उसकी नजर सामने रखे पानी के गिलास पर गई। सभी की नजर इस समय निकिता पर थी। मीरा ने जल्दी से वो गिलास उठाया, कुछ पानी की बूंदें अपनी आंखों में डाली और बाकी पानी जल्दी से पी गई।
मीरा भागकर निकिता के पास गई। ये कुछ ऐसे था जैसे 90 की हीरोइन अपने दुख को दिखने के लिए भाग जाती थी। निकिता, मेरी बहन, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? जल्दी से कोई वेद को लेकर आए कहते हुए। तो क्या होगा हमारे स्टोरी में आगे जानने की सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 3 मीरा का राजमहल के बाहर जाना। अब आगे मीरा अपने दुपट्टे से बार बार निकिता के चेहरे को पोंछ रही थी। सामने खड़े लोगों को लग रहा था कि राजकुमारी मीरा निकिता की सहायता कर रही है, पर मीरा को ही पता था वो क्या कर रही है। उसके दुपट्टे पर शीशे से कारीगरी की हुई थी। जब मीरा अपना दुपट्टे से निकिता के चेहरे पर लगा रही थी जिससे उसका घाव और बढ़ गया, वही निकिता तो पहले ही दर्द के कारण बेहोश हो गई। तभी कुछ लोग आए और निकिता को वेद घर ले गए। वही मीरा ने सबको उसे अकेले छोड़ने के लिए कहा। वो बहुत दुखी लग रही थी। उसने दासी से कहा, हमें अकेला छोड़ दे, हम कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं। ये सब मीरा ने रोते हुए कहा। आप सब निकिता का ध्यान रखें, हम उसे ऐसे नहीं देख सकते, हमारा दिल ये सह नहीं पाएगा। जिसे सुन सभी दासियों मीरा को उच्च नजरों से देखने लगी थी। कितनी दयालु थी उनकी राजकुमारी जी, एक दासी के लिए इतनी दुखी हो रही थी। सभी ने मीरा को जी राजकुमारी जैसी आपकी आज्ञा कह चली गई। सभी के जाने के बाद मीरा ने एक बार चारों तरह देख गहरी सांस ली। हाँ, ये अबला नारी की एक्टिंग करना कितना मुश्किल है, कितने आंसू बहाने पड़ते हैं। है रोकर गला दर्द हो गया। मेरा पानी कहाँ है? कोई पानी दो जल्दी मुझे, कहते हुए मीरा ने पास रखी पानी की केतली से सारा पानी एक सांस में ही पी लिया। तभी लुक्स की आवाज आए, बॉस आप कितनी गंदी एक्टिंग करती है, इतना गला फाड़कर कौन रोता है? आपको तो अच्छी एक्टिंग भी नहीं आती, आपको एक्टिंग क्लास लेने की जरूरत है। जिसे सुन मीरा चीढ़ गई। उसने गुस्से में पानी के केतली को हवा में लटकाए हुए कहा, सुनो, वे एक्टिंग के कीड़े में कोई स्टार प्लस की बहू नहीं हूं जो अपने साथ आंसुओं की टंकी लिए घूमती रहूं, समझे? मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को रुलाया है, ये पहली बार है जब मुझे रोना था, समझे? जिसे सुन लुक्स बोला, बॉस वो आपके आंसू नहीं थे, और ये बार बार आप मेरे इतने अजीब गरीब नाम क्यों रखती है? तो क्या हुआ, गला तो मेरा था ना, और जो मैंने तुम्हें नाम दिए हैं उसके लिए तुम्हें मेरी मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए, समझे? कि तुम जैसे बिना शरीर की आत्मा को मैंने नाम दिया है। जिसे सुन लुक्स कुछ बोलने वाला था, तभी मीरा उसे चुप करते हुए बोलती है, अब तुम चुप हो जाओ, मुझे शांति से आगे के बारे में सोचने दो। कितना बोलते हो तुम, कभी चुप भी रहा करो, मुझे सोचने दो। इसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब मुझे कुछ दिन शांति के मिल जाएंगे। रात का समय एक काली आकृति राजमहल से छुप छुपाकर बाहर की तरफ निकली। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वाले को लगता जैसे हवा का एक झोंका निकला हो। वो आकृति राजमहल से निकलकर पास के जंगल में चली गई। उस आकृति ने अपनी काली आंखों से पेड़ के ऊपर से उसने चारों तरफ अपनी नजरें फेरी। जंगल में कोई नहीं था, चारों तरफ शांति पसरी थी। वो आकृति पेड़ से नीचे उतरी, उसने अपने फेस पर से कपड़ा निकला। ये आकृति कोई और नहीं, हमारी मीरा थी, जो राजमहल से छुप छुपकर बाहर निकलकर इस जंगल में आई थी। तभी नायरा ने कुछ कहा, लुक्स यहाँ तो कोई नदी नजर नहीं आ रही है। नहीं बॉस, में गलत नहीं हो सकता, मुझे यही से वो एनर्जी फील हुई थी, आप आगे चलकर देखिए। जिसे सुन मीरा जल्दी से आगे बढ़ी। कुछ दूर और जाने के बाद मीरा को झाड़ियों से एक छोटी सी जगह दिखी जहां से थोड़ा उजाला आ रहा था। मीरा उस झाड़ी की तरफ चल दी। उसने सावधान से झाड़ियों को अलग किया। उन झाड़ियों के बीच में एक छोटी सा रास्ता बना था जो नीचे की तरफ रहा है। मीरा ने उस रास्ते को ध्यान से उसने जमीन पर अपने कान लगा कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। नीचे बहते पानी की आवाज आ रही थी। जिसे सुन मीरा की आंखों में चमक आ गई। लुक्स, मिल गया पानी की नदी, वो यही इस रास्ते के अंदर है। जिसे सुन मुन्ना की आवाज आए, बॉस जल्दी से अंदर जाए, मुझे अंदर से एक मजबूत शक्ति का आभास हो रहा है। जिसे सुन नायर उस रास्ते से होते हुए नीचे की तरफ कूद गई। एक तेज पानी की आवाज के साथ सीधा पानी के एक बड़े झरने में गिरी। पानी से निकल मीरा ने चारों तरफ देखा। बाहर से जो रास्ता छोटा लग रहा था, अंदर का माहौल बिल्कुल उल्ट था। ये एक बहुत बड़ी और सुंदर गुफा थी। ऊपर से बहुत बड़ा साफ पानी का एक झरना नीचे की तरफ आ रहा था, जिसके पानी में इस समय मीरा खड़ी थी। पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछली मीरा को साफ साफ नजर आ रही थी। गुफा को चारों तरह से सुंदर फूलों ने घेर रखा था। बीच बीच में कुछ सुंदर फूलों की लंबी बेलें चारों तरफ फैली हुई थी। मीरा तो अपने सामने के नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसे तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। यहाँ इतना सुकून और शांति थी कि अगर एक बार कोई यहाँ आ जाए तो कहीं और जाने का मन न करे। तभी लुक्स की आवाज आए, बॉस उस तरफ इस झरने के पीछे से मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। जिसे सुन मीरा ने बहते पानी के झरने की देखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता भी नहीं दिख नहीं बॉस, है वो उस दीवार की तरह एक दरार बनी है। जिसे सुन नायरा उस दीवार की तरफ चली गई। ये एक बहुत पतला सी दरार बनी थी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ से निकल सकती हूँ? क्या तुमने मुझे चींटी समझ रखा है जो मैं इसमें से निकल सकती हूँ? मीरा ने एक झुंझलाहट के साथ कहा, बॉस ज्यादा मत सोचो और अपना हाथ आगे इस दरार पर रखो। जिसे सुन मीरा अपना हाथ आगे कर उस दरार पर रख देती है। तभी एक तेज रोशनी के साथ मीरा वहां से गायब हो गई। तो कहाँ गई मीरा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 4 मीरा का रहस्यमय दुनिया में जाना। अब आगे। वहां से गायब हो मीरा एक नई जगह पहुंच गई। उस जगह को देख मीरा एक बार फिर हैरान हो गई। एक छोटी सी गुफा के अंदर इतने राज उसने कभी नहीं देखा था। मीरा ने अपनी नजरें चारों तरफ की और उस जगह को ध्यान से देखने लगी।
ये जगह बाहर देखे गए नज़ारे से बिल्कुल अलग थी, जहां बाहर सुंदर हरियाली और फूल पौधे से भरा वातावरण था। यहाँ ऐसे कुछ नहीं था। ये जगह पूरी रंग बिरंगी रोशनी से भरी हुई थी। यहाँ की जमीन भी इंद्रधनुष के रंगों के समान रंग बिरंगी थी। आसमान से गिरती सुनहरी रोशनी इस नज़ारे में चार चांद लगा रही थी। जब वो सुनहरी धूल मीरा के शरीर से छू कर गई तो मीरा को अपने शरीर में एक ऊर्जा महसूस हुई। ऐसे ऊर्जा उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस रोशनी को छुआ तो उसके हाथों में एक ऊर्जा समा गई। इस ऊर्जा के संपर्क में आने से मीरा का पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। मीरा अभी इस नज़ारे को देख ही रही थी, तभी उसके पूछे से एक मीठी सी आवाज आई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? जिसे सुन मीरा जल्दी से पीछे पलटी पर वहां कोई नहीं था। उसने आसपास अपनी नजरें फेरी, तभी वही आवाज एक बार फिर आई, यहाँ वहां क्या देख रही हो? नीचे देखो। क्या तुम इंसान अंधे होते हो जो तुम्हें इतना बड़ा जीव नजर नहीं आता? उस आवाज के कहने पर मीरा ने अपना सर नीचे आवाज की दिशा में देखा। वहां एक बहुत छोटा सा जीव था। मीरा ने और ध्यान से उसे देखने की कोशिश की, तब उसे वह जीव साफ दिखाई दिया, जिसका चेहरा तो इंसान जैसे लगा रहा था, पर उसके कानों का आकार कुछ बहुत बड़ा था जो उसके कमर तक ही शरीर को कवर कर रहा था, जिससे उसका आधा शरीर नजर आ रहा था। बाकी नीचे एक हिस्से को सुनहरी रोशनी ने घेर हुआ था। उसके हाथ भी उसी सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे। मीरा अपने घुटनों के बल बैठे इस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, जिसे देख वो क्रिएचर पीछे की तरह होकर गुस्से में कहता है, दुष्ट इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ जैसे खास जुगनू को हाथ लगाने की? जिसे सुन मीरा ने अपने हाथों को रोक लिया और उस क्रिएचर की तरह अपनी चमकती आंखों से देखने लगी। मीरा इस समय वो मासूम बच्चा लग रही थी जिसे कोई पसंदीदा चीज मिलने पर वो उसके प्रति आज्ञाकारी हो जाता है। उसने अपनी उत्सुकता भरी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम यहाँ रहते हो? तुम इतने छोटे क्यों हो और तुम्हें सर पर ये रोशनी क्यों है? क्या तुम इस जगह का नाम बता सकते हो? मीरा ने अपनी उत्सुकता को ना छुपाते हुए उस क्रिएचर से एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए। वही उस क्रिएचर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हें अपने बारे में बताऊं? मैं तुम जैसी नीच इंसानों से बात नहीं करता। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा, समझी तुम? इतना कहते हुए उसने अपने हाथों से सुनहरी रोशनी मीरा की तरफ भेजी, पर उस रोशनी का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे वो क्रिएचर भी थोड़ा हैरान हुआ। वो हैरानी से मीरा को देखने लगा। वहीं मीरा, जो उस क्रिएचर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, उसकी ऐसे बातें सुन और अपने ऊपर उस क्रिएचर द्वारा हमला करते देख मीरा की सारी सॉफ्टनेस गायब हो गई। अब तो मीरा का दिमाग ही ठनक गया। उसने उस क्रिएचर को गुस्से में कानों से पकड़ा, जिसे देख उस क्रिएचर की सारी बहादुरी गायब हो गई। उसने डरते हुए मीरा की आंखों में देखा, जिसे देख उस क्रिएचर की हवा टाइट हो गई। उसने जल्दी से अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे छोड़ तो प्यारी लड़की, मैं अभी तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरे नाम जून है और ये मेरे घर है। इस जगह का कोई नाम नहीं है, पर तुम इसे रोशनी की दुनिया कह सकती हो। यहाँ की हर रोशनी में एक खास शक्ति है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें इन शक्तियों को पाने का रास्ता भी बता सकता हूँ। इन रोशनी में बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं, जिसके सोर्स तक मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। जून ने ये सारी बातें एक ही सांस में बोल दी थी। उसे अब मीरा से डर लग रहा था। उसकी शक्ति का भी मीरा पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए उसने डर से अपने आंखों को अपने बड़े कानों से बंद कर लिया। वो अब अपने मरने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ तो जून ने अपने कानों को अपनी एक आंख से हटाकर मीरा की तरह देखता है, जो उसे एक मुस्कान के साथ देख रही थी। उसने जून को अपने हाथों में रख लिया और खड़ी होकर आगे लगे बड़े से पेड़ की तरफ बढ़ गई। वही जून ने गिरने के डर से जल्दी से मीरा की सफेद और पतली उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में मीरा उस विशाल पेड़ के नीचे खड़ी उस सतरंगी विशाल वृक्ष को देख रही थी। तो तुम कहना चाहते हो कि इस पूरी जगह की पावर का सोर्स ये पेड़ है? जून ने जल्दी से अपना सर हिलाया। हाँ, तुम यहाँ से ही पावर ले सकती हो, पर तुम्हें बस एक ही शक्ति मिलेगी। मुझे भी एक ही शक्ति मिली थी। तभी मीरा के माइंड में लुक्स आवाज आई, बॉस आपको यही से ही अपनी शक्ति मिलेगी। आप जाकर इस पेड़ के सेंटर में बैठे कर ध्यान लगाएं, ये वृक्ष खुद आपको आपकी क्षमता के अनुरूप शक्ति देगा। जिसे सुन मीरा जून को नीचे उतारकर उस विशाल वृक्ष के सेंटर में जाकर अपनी आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा ले लेती हैं। कुछ समय बाद उस पेड़ की 7 बैलें मीरा को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वहीं मीरा ध्यान मुद्रा में ही किसी अलग जगह पहुंच गई। तभी मीरा के कानों में एक आवाज आई, अपनी आंखें खोलो पुत्री। जिसे सुन मीरा जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने वही बड़ा सा पेड़ था, जो देखते देखते ही एक सुंदर लड़की में बदल जाता है। उस लड़की के चारों तरफ सतरंगी रोशनी बह रही थी। वो एक मुस्कान के साथ मीरा को देख रही थी। आखिर तुम आ ही गई, मेरा वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ, उसने मीरा को देखते हुए कहा। जिसे सुन मीरा ने असमंजस में उस लड़की से पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं और आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? जिसे सुन वो लड़की मीरा से कहती है, मैं पिछले 5000 वर्ष से इस जगह के सही मालिक का इंतजार कर रही हूँ और आज मेरे वर्षों की आधा परत अब ये छोटी ई की मात्रा शल पूरी हुई। जिसे सुन मीरा जल्दी से कहती है, तो आप कहना चाहती है कि आप मेरा यहाँ 5000 वर्ष से इंतजार कर रही है और आप मेरे इंतजार क्यों कर रही है? मीरा ने एक गहरी नजर से अपने सामने उड़ रही उस लड़की से पूछा। जिसे देख उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सारंगी वृक्ष है, मैं इस 7 रंगों की दुनिया की गार्डियन हूँ। मुझे इस जगह से तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक मैं एक सही और सच्चे दिल का मालिक इस जगह की शक्तियों को ढूंढ कर ना दूं, और आज इन शक्तियों ने तुम्हें अपना मालिक चुना है, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह की शक्तियां देने आई हूँ। इतना कह वो लड़की मीरा की तरफ बढ़ी और मीरा के माथे के बीच में अपनी एक शाखा रखी, जिससे 7 रंगों की एक तेज रोशनी मीरा के सर में समा गई।
तो क्या होने वाला है, मीरा के साथ किस तरह की शक्तियां मिली है मीरा को और क्या करेगी मीरा, इन शक्तियों का आगे जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ PRM नॉवल पर। एपिसोड 5 मीरा को मिली रहस्यमय शक्ति। अब आगे मीरा के कानों में एक तेज आवाज आए, जिससे सुन मीरा ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की। कुछ समय की धुंधलापन के बाद उसे सब साफ दिखने लगा। उसकी नजर तारों से भरे आसमान पर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो तो उस सुनहरी रोशनी की दुनिया में थी, फिर ये जगह बदल कैसे गई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें फेरी। उसने ध्यान दिया कि वो जंगल के उस हिस्से में है जहां से वो उस रहस्यमय गुफा में गई थी। वो जल्दी से उठकर बैठी और अपने चारों तरफ देखने लगी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे पहुंची। उसने अपने मन में लुक्स को भी कई बार बुलाने की कोशिश की, पर लुक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। राजमहल में मीरा किसी के पता लगने से पहले राजमहल में आ गई। सुबह हो गई थी। कुछ दासियों ने आकर रूम का दरवाजा खोला और मीरा को उठाया। कुछ दासियों ने मीरा के लिए नहाने का पानी तैयार किया। राजकुमारी, आपका स्नान का जल तैयार है। जिसे सुन मीरा ने सभी को उसके कमरे से जाने का आदेश दिया। जिसे सुन एक दासी ने आगे आते हुए कहा, राजकुमारी, हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, हमें आपको तैयार करने का कार्य मिला है। मीरा ने एक नजर उठाकर सामने खड़ी दासी को देखा जो एक अकड़ के साथ मीरा को आदेश दे रही थी। यहाँ के सभी दास दासियां मीरा की इतनी इज्जत नहीं करते। कुछ तो ऐसे भी थे जो मीरा का एक भी आदेश नहीं मानते। उनमें से ही एक सामने खड़ी दासी थी जो मीरा के डरपोक होने का पूरा फायदा उठाती थी। वो मीरा के एक राजकुमारी होने के बाद भी उसका अपमान करती। उसे पता था कि मीरा किसी से कुछ नहीं कह पाती, जिसका फायदा यहाँ के सारे लोग मीरा को परेशान कर उठाते। मीरा ने एक बार फिर कहा, सभी बाहर जाओ, लेकिन किसी ने भी मीरा की बात नहीं सुनी। तभी उस दासी ने आगे आते हुए कहा, हमें राजकुमारी श्रद्धा ने आदेश दिया कि आप दिमागी रूप से बीमार है, इसलिए हम आपका ख्याल रखें और आपकी बातों पर ध्यान ना। अभी दासी अपनी बात पूरी कर पाती तभी उस दासी की एक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज गई। जिसे सुन सारी दासियों ने मीरा की तरह देखा, जिसने उस दासी को उठाकर सामने की दीवार पर दे मारा, जिससे उस दासी के सर से खून निकलकर उसके पूरे चेहरे पर आ गया। वो दर्द से बिल्क उठी। तभी उसने सामने से आती मीरा को देखा जो गुस्से में उस दासी की तरह आ रही थी, जिसे देख दासी डर से चिल्ला उठी। मीरा ने उस दासों को बाजू से पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारा। अब तो उस दासी की हालत बोलने लायक भी नहीं रही। वो मीरा कर पैरों में गिरकर उसे माफी मांगने लगी। राजकुमारी, कृपया मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दे। इसे मेरी आखिरी गलती समझ माफ कर दे। मैं अपना स्थान भूल गई थी। वही बाकी खड़ी वो सभी दासियां तो अपने सामने का नजरे को देखकर डर से कांप रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो मीरा आज तक हमसे चुप और डर कर रहती, जो किसी के सवाल का उल्टा जवाब भी नहीं दे पाती, वो आज एक दासी के उसकी बात ना मानने पर उसे इस तरह दंड देगी। आज उसका ऐसे रूप देखकर सबकी रूह तक कांप गई। सारी दासियां जल्दी से अपनी घुटनों के बल बैठी गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने आंखें उठाकर मीरा को देख सके। वही मीरा जो पहले ही कल रात हुई घटना को लेकर परेशान थी, वो आज एक दासी के इस तरह उससे जुबान लड़ने पर मीरा का दिमाग और खराब हो गया। उसे पता था कि अगर आज इन लोगों को उसने सबक नहीं सिखाया तो ये लोग आगे चलकर उसके लिए परेशानी ही खड़ा करेंगे। इन लोगों को ये बताना जरूरी था कि वो कमजोर नहीं है और उन्हें अपने मलिक के साथ कैसे रहना चाहिए। तभी सबसे कानों में एक खतरनाक आवाज आई, जिसे सुन सब डर से कांपने लगे। अगर आज से किसी ने भी मुझसे जुबान लड़ाने या मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो मैं उसे यही इस राजमहल में जिंदा गाड़ दूंगी। समझे? तुम लोग मेरे सेवक हो और अगर मेरे अलावा तुमने किसी और के आदेशों का पालन किया तो तुम्हारी भी हालत ऐसी होगी, समझे? जिसे सुन सारी दासियों ने जल्दी से, जी राजकुमारी, कहा जाओ यहाँ से। जिसे सुन सब जल्दी से उस घायल दासी को उठाकर भाग गए। उन्हें आज मीरा से बहुत डर लगने लगा। सबसे जाने के बाद मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जल्दी से दासियों द्वारा तैयार तालाब में चली गई। अब जाके मीरा को थोड़ी राहत मिली। वो पहले से ही रात की बातों के लेकर परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो गुफा से बाहर कैसे आए और वो गुफा गई कहाँ। वो अपनी आंखें बंद करे कल रात के बारे में याद करने लगी। बॉस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सच था, सपना नहीं। लुक्स ने मीरा के दिमाग में चल रहे हजारों सवालों को अपने एक जवाब से शांत कर दिया। वही लुक्स की आवाज सुन मीरा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। कहाँ मर गए थे तुम बेवकूफ, कल रात से मेरी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिसे सुन लुक्स ने कहा, ये सब आपकी गलती है। अब आपका शरीर इतना कमजोर है कि आप इतनी सारी शक्तियों को एक साथ संभाल नहीं पाए, जिस वजह से मुझे उन शक्तियों को आपके शरीर में कंट्रोल करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ा, जिस वजह से मैं गहरी नींद में चला गया। क्या कहा तुमने? मेरा शरीर? तुम बिना शरीर की भटकती आत्मा, तुमने मुझे ये कमजोर शरीर दिया। इस अबला नारी के शरीर में तुमने मेरी आत्मा डाली। मीरा ने गुस्से में लाल होते हुए लुक्स पर बढ़ते हुए कहा। जिसे सुन मुन्ना सकपका गया। उसने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, बॉस ये सब भूल जाओ, अब आपके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं और आप पहली ऐसी इंसान है जिसे एक साथ 7 शक्तियां प्राप्त हुई है। क्या आप अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानना चाहती? जिसे सुन मीरा का गुस्सा कम हो गया। उसने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए लुक्स से पूछा, तो क्या वो सब सच था? मुझे सच में शक्तियां मिली थी? जिसे सुन लुक्स जल्दी से कहता है, तो आपको क्या मैं इतनी रात को भूतों से मिलाने लेकर गया था?
हाँ, आपको 7 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई है। आपको जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश इन 5 तत्वों की शक्ति के साथ साथ टेलीपोर्टेशन और किसी भी जीवित जीव की यादों को देखने की शक्ति प्राप्त हुई है। इतनी सारी शक्तियों के बारे में सुन मीरा का तो सर ही चकरा गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 6, मीरा की हैरानी। अब आगे मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह जिस दुनिया से आई है वहां पर ऐसी शक्तियां और जादू के बारे में किसी को नहीं पता। वहां बस लोगों की मेंटल और फिजिकल ताकत ही सब कुछ होती है। ये पहली बार है कि मीरा ने ऐसी किसी शक्ति के बारे में सुना। वह इस बारे में और जानना चाहती है, इसलिए उसने जल्दी से लुक्स से पूछा, तो तुम मुझे बताओ कि इन शक्तियों का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। जिसे सुन लुक्स ने थोड़ी देर बाद बोलना शुरू किया। आप अभी अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि जिस शरीर में आप अभी हैं वह इतनी सारी शक्तियों को एक साथ हैंडल करने में असमर्थ है। जिसे सुन मीरा का दिमाग एक बार फिर खराब होने लगा। वह अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही लुक्स ने जल्दी से बोलना शुरू किया। हाँ, लेकिन आप कुछ शक्तियों का प्रयोग अभी कर सकती है। बाकी की शक्तियों के लिए पहले आपको अपने शरीर मजबूत करना होगा। आपको अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके बाद ही आप अपनी बाकी की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। जिसे सुनकर मीरा, जो अभी गुस्से में लुक्स पर फटने वाली थी, वह शांत हो गई। उसने शांति से लुक्स से सवाल किया, और वह कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल मैं अभी कर सकती हूँ। आप अभी टेलीपोर्टेशन और किसी के मन की बात को पढ़ सकती है। अगर आप उसे इंसान के 2 मीटर के दायरे में है तो आप उसके मन में चल रही बातों को आसानी से सुन पाएंगे। और अगर आपने किसी जीवित जीव के किसी अंग को छू लिया तो आप उसकी मेमोरीज को भी देख सकती है, क्योंकि आपके शरीर की क्षमता के अनुसार यही वह 2 शक्तियां हैं जिनका प्रयोग आप अभी कर सकती हैं। जिसे सुन मीरा ज्यादा खुश तो नहीं थी, पर कुछ न होने से बेहतर तो कुछ होना था। उसने लुक्स से एक और सवाल किया, और मेरी बाकी की शक्तियों का क्या? क्या वह चली गई? नहीं, मैंने उन्हें आपके शरीर में अपनी शक्तियों की मदद से लॉक कर दिया है। जैसे जैसे आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाती जाएगी यह सील खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। मुझे इन्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग करनी है? मीरा ने लुक्स से सवाल किया। जिसे सुन लुक्स कहता है, बॉस, इसके लिए आपको अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान लगाने की जरूरत है। आप जितना ध्यान लगाएंगे उतना ही आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, और शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी। जिसे सुन मीरा अपना सर हाँ में हिलती है। उसके पिछला शरीर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत मजबूत था। उसके लिए उसने बहुत ट्रेनिंग की थी। मीरा ने हर तरीके के हथियार चलाने ट्रेनिंग ली थी। उसके साथ ही उसने मार्शल आर्ट बॉक्सिंग की बहुत कठिन ट्रेनिंग ली थी। वह बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में चैंपियन थी, जिस वजह से उसकी शारीरिक क्षमता बहुत मजबूत थी। लेकिन जिस शरीर में मीरा ने पुनर्जन्म लिया था, इस शरीर की मालकिन ने कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया और न ही कोई युद्ध कौशल सीखा। उसे बचपन से डर कर रहने की आदत थी, जिस वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था दोनों ही बहुत कमजोर थी। यह सब सोचकर मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसे इस शरीर पर बहुत काम करने की जरूरत है ताकि आगे चलकर उसके लिए कोई परेशानी ना हो। तालाब का पानी अब ठंडा हो गया था, जिसे महसूस कर मीरा को एहसास होना कि वह बहुत समय से पानी के अंदर ही है। मीरा जल्दी से तालाब से बाहर निकालकर अपने लिए कपड़े ढूंढने लगी। उसने जैसे ही मीरा की अलमारी को देखा तो वह हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। मीरा के पास इतने सारे चमक धमक से जुड़े हुए वस्त्र थे। एक पल के लिए माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सारे कपड़े इतने भारी और चमक दमक वाले थे कि अगर कोई 17-18 साल की लड़की इन्हें पहने तो उसकी उम्र 25 से 30 साल की लगेगी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी यह काम किसका है। ये सभी कपड़े श्रद्धा ने मीरा को दिलाए थे। वह हमेशा मीरा को ऐसे ही कपड़े दिलाती जिसे पहनकर मीरा अपनी उम्र से दोगुनी उम्र की लगती। मीरा बहुत सीधी थी। उसे लगता उसकी बहन उसकी परवाह करती है, इसलिए वह उसे ऐसे वस्त्र दिलाती है। वो उसकी खुशी के लिए यह वस्त्र पहनती थी, क्योंकि श्रद्धा हमेशा मीरा से यही कहती कि यह वस्त्र उसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, वह इन्हें पहनकर और खूबसूरत लगती है। माही को आज मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? क्या उसको ये समझ नहीं आता था कि उसकी बहन जानबूझकर उसे ऐसे कपड़े पहनती जिससे लोगों के बीच उसका मजाक बनता? उसने एक गहरी सांस लेकर वहां रखे सभी कपड़ों को एक तरफ फेंक दिया और अलमारी में कुछ हल्के कपड़े ढूंढने लगी, क्योंकि अब वह इन भरी और चमकदार कपड़ों को तो नहीं पहन सकती थी। इन कपड़ों की रोशनी माही की आंखों में चुप रही थी। कुछ देर की कश्मकश के बाद आखिरकार मीरा को अलमारी के एक कोने में एक ड्रेस दिखाई दी। यह व्हाइट कलर का एक सुंदर लहंगा चोली सेट था, जिस पर बहुत प्यारी कढ़ाई की हुई थी। ये दिखने में हल्का और सुंदर लग रहा था। उसे देखकर मीरा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने उसे निकाल और पहन लिया। ये लहंगा चोली का सेट उसे राजा की सबसे छोटी पत्नी ने मीरा के 16 जन्मदिन पर उसे दिया था, पर श्रद्धा की बातों में आकर उसने ये तोहफा कभी पहनकर नहीं देखा और उसे एक कोने में फेंक दिया। मीरा ने वह लहंगा लिया और उसे पहन लिया। उस लहंगे को पहनकर मीरा किसी खिले हुए सफेद कमल की तरह लग रही थी, जिसके ऊपर कुछ ओस की बूंदें आकर उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। ज्यादा देर पानी में रहने के कारण मीरा का चेहरा गुलाबी हो गया था। उसकी सफेद स्किन आज कुछ ज्यादा ही गला कर रही थी और उसके खुले लबे काले बालों से आता पानी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 7, राजमहल में अफवाहें। अब आगे
मीरा ने तैयार होने के बाद अपना नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया। वह राजा और उसके परिवार के साथ अभी कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। अभी उसे अपने शरीर में शक्तियों को पढ़ना के लिए काम करना था, इसलिए वह अभी किसी भी बहस और परेशानी से दूर रहना चाहती। मीरा का आदेश सुन दो दासियां जल्दी से मीरा के लिए नाश्ता लेकर। कुछ समय पहले हुए हादसे की खबर पूरे राजमहल में आज की तरह फैल गई और सभी को मीरा से डर लगे लगा। उन दासियों ने एक बार भी अपना सर ऊपर उठने की या मीरा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बिना किसी शोर के सारा नाश्ता सामने रखी बड़ी सी टेबल पर लगाया और वहां से चली गई। बाहर जाकर दासियों ने एक गहरी सांस ली। उन्हें असमेरा के सामने खड़े होने से भी डर लगने लगा था। वहीं उनके बाहर आते ही कुछ दासियों ने उन्हें घेरते हुए पूछा, क्या हुआ अंदर? क्या राजकुमारी ने तुम्हारे ऊपर भी क्रोध किया? जिसे सुन वे दासियां जो अभी अंदर से बाहर आए जल्दी से कहती हैं, नहीं नहीं, उनके क्रोध करने से पहले ही हम वहां से सुरक्षित निकल आए। मुझे तो अब यहाँ काम करने से भी डर लगने लगा है। क्या पता हमारी भी हालत नीला जैसी हो जाए। यह वही दासी थी जिसे सुबह मीरा ने सबक सिखाया था। जिसे सुन दूसरी दासी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों ना हम ये सारी बातें हमारी राजकुमारी श्रद्धा को बताएं। वह बहुत दयालु और प्यारी है, वे जरूर हमें राजकुमारी मीरा से बचा लगेगी। जिसे सुन दूसरी दासी ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं राजकुमारी मीरा ने सुबह क्या आदेश दिया था? अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो तुम खुद जाओ, हमसे कोई कहीं नहीं जाएगा। और क्या तुमने सुना नहीं, राजा साहब ने राजकुमारी मीरा के इलाज के लिए दूर से किसी वैद्य को लाने के लिए सेनापति जी को भेजा है। वह जल्द ही किसी अच्छे हकीम को राजकुमारी के इलाज के लिए ले आएंगे। पूरे राज्य में ये खबर फैली हुई है कि राजकुमारी मीरा उत्सव में हुए अपने अपमान को सह नहीं पाए और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए हमें बस कुछ समय के लिए राजकुमारी से सावधान रहने की जरूरत है। जिसे सुन एक दासी जो मीरा की सेवा करती थी, वह अपनी दुख भरी आवाज में कहती है, उस दिन राजकुमारी मीरा के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारी। कितना अपमान किया था राजकुमार ने उनका। जिसे सुन एक दासी जो वहीं से गुजर रही थी, वह उनकी बातों को सुन रुक कर कहती है, इसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं है। सबको पता है कि राजकुमार हमारी प्यारी राजकुमारी श्रद्धा को पसंद करते हैं, फिर भी राजकुमारी मीरा ने राजा के सामने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। हम सभी को पता है कि राजकुमार सूर्यदेव सिंह सूर्यगढ़ जैसे बड़े रियासत के होने वाले राजा है। ऐसे कैसे किसी भी राजकुमारी अपनी पत्नी स्वीकार कर सकते हैं? और हम सभी को पता है कि हमारी राजकुमारी श्रद्धा के अलावा कोई भी राजकुमारी मुकुट राजकुमार सूर्यदेव की रानी बनने के काबिल नहीं है। ऐसे ही थोड़ी राजकुमार हमारी राजकुमारी श्रद्धा को पसंद करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसे दिन मुकुट राजकुमार हमारे राजा से राजकुमारी श्रद्धा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आए थे, पर उससे पहले ही राजकुमारी मीरा ने ये सब कर दिया, जिस वजह से राजकुमार क्रोधित होकर यहाँ से चले गए। और तुम्हें पता है राजकुमारी श्रद्धा उसे दिन कितना दुखी हुई थी। मैं उनकी एक दासी हूँ, मैंने उन्हें रोते हुए भी देखा था, पर उसके बाद भी उनका हृदय इतना बड़ा है कि उन्होंने अपनी छोटी बहन को एक बार भी दोष नहीं दिया। वह अभी भी उनके बहुत परवाह करती है। वह तो राजकुमारी से मिलने आने वाली थी, परंतु राजकुमारी को इस अवस्था में देख उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। उन्हें लग रहा है ये सब उनके कारण हुआ है, इसलिए वह दुख के कारण किसी के सामने भी नहीं आए। इतनी दयालु है हमारी राजकुमारी श्रद्धा। जिसे सुनकर सभी लोग राजकुमारी श्रद्धा के गुणगान गाने लगे और मीरा को दोष देने लगे। एक दासी ने क्रोध में, मुझे लगता है राजकुमारी मीरा के साथ सही हुआ, भगवान ने उन्हें उनके कर्मों की सजा, उन्होंने हमारे साफ दिल राजकुमारी का दिल दुखाया है, जिसकी सजा भगवान उन्हें दे रहे हैं, सभी ने उसकी हमें हाँ मिलाई है। वही दासी यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे यहाँ श्रद्धा नहीं ये सारी अफवाहें फैलाने के लिए कहा ताकि मीरा की और बदनामी हो सके। वही इन सब बातों से अनजान मीरा अपना शाही नाश्ता करने में व्यस्त थी। उसे यह खाना बहुत पसंद आ रहा था, उसने कभी इतना शाही नाश्ता नहीं देखा था। वह बड़े चाव से हर एक डिश को अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। दूसरे खुश होते हुए कहा, चलो इस शरीर में आने का एक फायदा तो बहुत अच्छा कि मुझे यहाँ शाही भोजन करने का मौका मिला। कहते हुए वह बड़ी चाव से अपना नाश्ता करने लगी। इस बात से अनजान की श्रद्धा की वजह से उसे पूरे राजमहल में उसे पागल का टाइटल दे दिया गया है। अब पता नहीं है जब हमारी माही डॉन को इस बारे में पता चलेगा तो वह श्रद्धा का क्या हाल करेगी। अभी तो हमारी राजकुमारी श्रद्धा भी इस बात से अनजान है कि उसने किसके लिए गड्ढा खोदा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में किसी ने भी राजकुमारी मीरा को अपने कक्ष से बाहर निकलते नहीं देखा। वह अपना खाना पीना सब अपने कक्ष के अंदर करती। जो दासियां मीरा के लिए भोजन लेकर जाती, उन्होंने भी मीरा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वह हमेशा अपना सर झुकाकर मीरा के कक्षा में जाती और भोजन रखकर जल्दी से बाहर आ जाती। वहीं दर रात एक सुनसान जंगल में पहाड़ी के ऊपर छपी एक गुफा में से तेज प्रकाश बाहर की तरफ तेजी से फैल रहा था। तो क्या हुआ है, मीरा के साथ क्यों नहीं निकली वह अपने कक्ष से बाहर जाने, और क्या मीरा जान पाए उसके पीछे चल रही अफवाहों के बारे में? तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 8, पहली मुलाकात। अब आगे धीरे धीरे वह रोशनी कम हो गई। उस रोशनी के बीच में एक बड़ी सी चट्टान पर एक आकृति नजर आने लगी। उस आकृति के लंबे काले बाल हवा में किसी उड़ते पंछी की तरह लहरा रहे थे। वह आकृति ऊपर से नीचे तक काले लिबास में लिपटी हुई थी। धीरे धीरे गुफा का सार प्रकाश गायब हो गया। तभी एक हवा का झोंका तेजी से गुफा से निकाला और नीचे की तरफ आया।
चांद की रोशनी में उस आकृति का सुंदर और आकर्षक रूप दिखा। यह मीरा थी जो इस जंगल में पिछले एक हफ्ते से आ रही थी। मीरा ने आसमान की तरफ देखा, उसे धीरे धीरे ये दुनिया पसंद आने लगी है। इस दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अद्भुत है, जिसे देखकर मीरा के मन को एक शांति मिलती है। उसने अपनी आंखें बंद कर अपना चेहरा ऊपर की तरफ कर रात की आती है ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। ये सब करते हुए मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही मनमोहक और आकर्षक मुस्कान थी। उनको एक बार देख तो वही अपना दिल हार जाए। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। हाँ, पूरे एक हफ्ते की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार मैंने अपना पहले तत्व की शक्ति को जागृत कर ही लिया, मीरा ने खुश होते हुए लुक से कहा। जिसे सुन लुकस मीरा को बधाई देते हुए कहता है, मुबारक हो बॉस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी अपने पहले तत्व को प्राप्त कर लेंगी। लेकिन अभी ये तत्व बहुत कमजोर है, अब आपको अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान देना होगा, तभी इस तत्व की शक्तियां मजबूत हो सकती है। जिसे सुन मीरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने यह महसूस किया है कि मैं अभी तक अपने तत्व की कुछ % शक्तियों को ही जागृत कर पाए। मैंने वायु शक्ति को जागृत तो कर लिया है, पर अभी इसे इस्तेमाल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब मुझे इसके ऊपर और मेहनत करनी होगी ताकि मेरी वायु शक्ति बढ़ सके। मुझे लगता है मुझे और तेजी से अपने तत्वों को जागृत करना होगा। जिसे सुन लुक्स मीरा को समझाते हुए कहता है, बास, आपने पहले ही इतनी जल्दी अपने पहले तत्व को प्राप्त किया है। लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए सालों की तपस्या लगती है। जिसे सुन मीरा को थोड़ा झटका लगता है। वह क्यूरोस होकर लुक्स से पूछती है, तो क्या इस दुनिया में लोगों के पास शक्तियां हैं? मुझे तो लगा था कि बस मैं हूं जिसे जादुई शक्तियां प्राप्त हुई है। जिसे सुन लुक्स ने हंसते हुए कहा, बॉस, आपने अपने आप को कुछ ज्यादा ही लकी नहीं समझ लिया। जिसे सुन मीरा ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए थोड़े गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखो और जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। जिसे सुन लुक्स ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, हाँ, इस दुनिया में लोगों के पास शक्तियां हैं। लेकिन तभी मीरा ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? अरे बस बीच में मत रोको ना, मुझे बोलना तो दो। जिसे सुन मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो बोलो ना, वही तो मैं कह रही हूँ। इस दुनिया में 7 द्वीप है और उन 7 द्वीपों के पास एक एक तत्व की शक्तियां हैं। जैसे तुम्हारे राजघराने में जल तत्व की शक्ति है, वैसे ही बाकी राजघरानों के पास भी एक एक तत्व की शक्ति प्राप्त है। तभी मीरा ने पूछा, तो क्या सभी के पास सिर्फ एक एक तत्वों की शक्तियां होती है? हाँ, वैसे तो सबके पास एक एक तत्व की शक्तियां होती हैं, पर कुछ खास लोगों के पास एक से अधिक तत्व की शक्तियां भी होती है, जिन्हें इस दुनिया में एक खास दर्जा दिया जाता है। क्योंकि इस दुनिया में एक से अधिक तत्व की शक्तियां होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, तो मुझे उन लोगों के बारे में बता सकते हो जिनके पास एक से अधिक तत्व की शक्तियां हैं? मुझे अभी ज्यादा तो जानकारी नहीं है, पर कुछ जानकारियों से मुझे पता चला है कि सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार सूर्य देवसिंह के पास 4 तत्वों की शक्तियां हैं। उन्हें बहुत ही खास और ज्ञानी पुरुषों में माना जाता है। वही सूर्य देवसिंह का नाम सुन मीरा पहले तो थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, ज्ञानी व्यक्ति है? वह कहाँ से ज्ञानी है? उसे एक लड़की की इज्जत तक करनी नहीं आती। आया बड़ा ज्ञानी व्यक्ति। यह सारी बातें मीरा ने अपना मुंह बनाते हुए कही। जिसे सन लुकस थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। बॉस, क्या आप मेरी बातों को सुना भी चाहती है? यह बातें लुक्स ने थोड़े परेशान होते हुए कही, क्योंकि मीरा बार बार उसे बीच में टोक देती। मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लुक्स से सॉरी कहते हुए उसे अपनी बात जारी रखने के लिए कहा। जिसे सुन लुक्स ने मीरा को आगे बताते हुए कहा, वो दूसरे ऐसे पुरुष हैं जिन्हें एक से अधिक तत्वों की शक्तियां प्राप्त हुई। तभी मीरा ने, और यह पहला पुरुष कौन है? वर्षों पहले एक महान सम्राट को 3 तत्वों की शक्तियां प्राप्त हुई थी। वही यहाँ के पहले ऐसे पुरुष थे जिनके पास एक से अधिक तत्वों की शक्तियां थीं। तभी मीरा को कुछ याद आया, इसका मतलब मेरे पास सबसे अधिक शक्तियां हैं। जिसे सुन लुक्स ने मीरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, आप यहाँ की पहली मनुष्य है जिसके पास 7 प्रकार की शक्तियां हैं। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, पर आपको कभी अपनी शक्तियों के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना, वरना आप खतरे में भी पड़ सकती है। मीरा ने उसकी लुक्स की बात समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि अगर उसकी शक्तियों के बारे में किसी को भी पता चला तो यह उसी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसी तरह बातें करते हुए मीरा राजमहल पहुंच गई। आज उसे राजमहल में कुछ अलग लग रहा था। बाहर कुछ नए सैनिकों की टुकड़ियां खड़ी थी, जो आमतौर पर मीरा ने कभी नहीं देखी। आज राजमहल की सुरक्षा कुछ ज्यादा ही थी। थोड़ी देर आसपास की जांच करने के बाद उसे राजमहल के अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। अभी वो अपने टेलीपोर्टेशन शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकती थी। नई शक्तियों को जागृत करने में ही मीरा की सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां कमजोर हो गई थी। उसने अपने आसपास की जगह को जाना शुरू किया। मीरा ने अपने मन में कहा, कोई तो दूसरा रास्ता होगा राजमहल के अंदर प्रवेश करने का। ढूंढ मीरा ढूंढ, तो ऐसी चीजों को ढूंढने में तो परफेक्ट है। आज तुझे अपना जासूसों वाले दिमाग का इस्तेमाल करना ही होगा। उसने अपनी आंखें छोटी कर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगी। तभी मीरा की आंखों में एक चमक आ गई, मिल गई। उसने सारे सैनिकों से बचते हुए राजमहल के पीछे की दीवार के पास बने एक छोटे से होल की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ से कोई कुत्ता या बिल्ली निकलकर अंदर बाहर आया जाया करते थे। मीरा ने अपने मन ही मन उसे जानवर को थैंक्स कहा, जिसने दीवार में ये छेद बनाया। उसने एक बार सावधानी के लिए अपने चारों तरफ देखा।
पर यह जगह राजमहल के पीछे की दीवार की तरफ थी, इसलिए यहाँ अंधेरा काफी था, जिस वजह से यहाँ सैनिकों का आना जाना भी नहीं होता। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी मशक्कत के बाद मीरा अंदर आने में कामयाब रही। वो अभी पूरी तरह उसे होल से निकल पाती, तभी उसे अपने सामने 2 जूते नजर आए, जिन्हें देखकर मीरा घबरा गई। अगर किसी ने आज उसे पकड़ लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली थी। यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। तभी मीरा के कानों में एक कठोर मगर दिल की धड़कन बढ़ाने वाली आई। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होते हुए यहाँ आने की? अगर अभी तुमने हमें अपना मकसद नहीं बताया तो आज हम तुम्हें यही जान से मार देंगे। वही मीरा जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने में लगी थी, उसे अब याद आया कि वो पूरी तरीके से काले लिबास में ढकी हुई है, जिससे उसकी पहचान बताना नामुमकिन है। यही सोचकर मीरा अभी खुश हो पाती कि तभी एक बड़े से हाथ ने तेजी से मीरा के गले को पकड़कर हवा में उठा दिया। वही मीरा जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने में व्यस्त थी, अब जाकर उसे होश आया। उसने अपनी गहरी काली आंखों से सामने खड़े इंसान को देखा, जो अपनी नीली गहरी आंखों में क्रोध लिए उसे पकड़े हुए था। सामने खड़ा आकर्षित पुरुष, जिसकी हाइट करीबन 6 फीट होगी, एक मजबूत और आकर्षक शरीर का मालिक है। उसके काले बाल जो उसके कंधों तक आते होंगे हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे की बनावट में कोई कमी नहीं थी, वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। रॉयल ब्लैक सूट पहने सामने खड़ा पुरुष कामदेव का अवतार को भी टक्कर दे, जिसकी सुंदरता को शब्दों में बयान न कर सके। इसकी एक नजर से ही लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी एक बार अपना दिल एक बार को हार जाए। मीरा को ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। तभी कुछ सोचकर मीरा की आंखें बड़ी हो गई। मेरा जो अभी कुछ समय पहले अपने सामने खड़े पुरुष की मन ही मन में तारीफ कर रही, अब उसकी आंखों में सामने खड़ी व्यक्ति के लिए गुस्सा और नफरत थी। वो कौन व्यक्ति है जिसे देखकर मीरा इतना हैरान हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 9 रहस्यमयी नकाबपोश। अब आगे राजकुमार सूर्यदेव सिंह जो किसी कार्य से बगीचे में आए थे। अचानक उनका ध्यान एक आकृति ने आकर्षित किया, जो एक छोटे से होल के जरिए राजमहल में घुस रही। वो पूरे तरीके से काले लिबास में लिपटी हुआ था। उन्हें आभास हुआ कि शायद ये कोई घुसपैठिया है जो यहाँ राजमहल में किसी पर हमला करने आया है, जिसे वो सतर्क हो गए और उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ने के पश्चात राजकुमार उसे मारने वाले थे कि उनकी आंखें उस अनजान व्यक्ति की आंखों से जा मिली, जिन्हें देखकर वो कुछ समय के लिए वही जम गए। उन्होंने अपने जीवन में इतनी सुंदर और आकर्षित आंखें कभी नहीं देखी। चांदनी रात में ये काली आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी। यह काली आंखें ऐसी थी कि अगर इनमें कोई एक बार देख ले तो वो इन आंखों की दुनिया की गहराई में कैद हो जाए। पता नहीं क्यों, परंतु यह आंखें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे मैं अपने जीवन भर देख सकते थे। उन काली आंखों में खोए हुए उनकी पकड़ सामने खड़े व्यक्ति पर कमजोर हो गई, जिसका फायदा उठाकर सामने खड़े व्यक्ति ने पूरी ताकत से राजकुमार पर प्रहार किया। वहीं राजकुमार जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, वो इसे संभल ना सके और कुछ दूर चले गए। उन्होंने जल्दी से अपने आप को संभाला और सामने की तरफ तेजी से अपनी अग्नि शक्ति से वार किया। अग्नि का एक गोला तेजी से सामने लगे पेड़ पर लगा, जिससे कुछ ही समय में वह पेड़ राख में बदल गया। राजकुमार ने जल्दी से आसपास देख, परंतु उनके सामने कोई नहीं था। वो नकाबपोश गायब हो चुका था। अपने हमलावर को ऐसे बचता हुआ जाकर राजकुमार बहुत क्रोधित हो। क्रोध के कारण उनके पास से एक भयानक ऑरा निकलने लगा, जिससे आसपास की हवा में गर्माहट बढ़ गई। उन्होंने हवा में अपना हाथ लहराया, तभी एक काले लिबास में लिपटी परछाई उसके सामने आकर घुटने के बल बैठ गई। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, ढूंढो उस नकाबपोश को जिसने हम पर हमला करने की कोशिश की। हमें वो किसी भी कीमत पर चाहिए। जिसे सुन वह काली परछाई तुरंत हवा में गायब हो गई। ये पहली बार था जब राजकुमार की पकड़ से कोई निकल पाया था, जिस बात से राजकुमार काफी हैरान थे और यह जानने के लिए उत्सुक भी कि आखिर उसका ध्यान भटकाने वाला व्यक्ति था कौन। उनके पास हजारों सुंदर राजकुमारी उन्हें आकर्षित करने के लिए अनेकों प्रयास करती, लेकिन वो कभी राजकुमार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। राजकुमार ने कभी किसी को नजरें उठाकर भी नहीं देखा। उन्हें ऐसी स्त्रियों से सख्त नफरत थी जो अपनी सुंदरता से पुरुषों को रिझाने की कोशिश करती है। ये पहली बार था कि किसी की नजरों ने राजकुमार को इतना आकर्षित किया कि वे अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल गए। यही चीज सोचकर राजकुमार क्रोधित हुए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उस अनजान शख्स ने उनके ऊपर किसी प्रकार का जादू किया, क्योंकि वो आंखें बार बार राजकुमार के सामने आ रही थी, जिससे वो कुछ ही समय में परेशान हो गए। तभी पीछे से एक बहुत मीठी आवाज आई, मुकुट राजकुमार आप। जिसे सुन राजकुमार पीछे पलटे। पीछे एक गुलाबी कलर के भारी व सुंदर से लहंगा चोली में श्रद्धा खड़ी थी, जिसने अपने चेहरे पर सुंदर सा मेकअप किया हुआ था, जिससे उसका चेहरा बहुत सुंदर और मासूम नजर आ रहा था। उस गुलाबी रंग के लहंगा चोली में श्रद्धा का शरीर बहुत नाजुक और आकर्षक लग रहा था। चेहरे पर एक मुस्कान लिए वो राजकुमार की तरफ बढ़ी, जिसे देख राजकुमार तुरंत 2 कदम दूर हो गए। जिसे देख श्रद्धा के चलते कदम रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने तुरंत अपने भावों को छुपाया लिया और अपने चेहरे पर एक मासूम से मुस्कान लाते हुए राजकुमार से फिर वही प्रश्न किया, आपने बताया नहीं आप इस समय यहाँ। जिसे सुन राजकुमार की भौहें सुकड़ गई। ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए राजकुमारी,
आप इतनी रात को यहाँ? जिसे सुन श्रद्धा थोड़ी घबरा गई। उसने तुरंत चेहरे पर एक प्यारी और मासूम सी मुस्कान लाते हुए कहा, वो हम तो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, पर एक आवाज के कारण हमारी निद्रा टूट गई तो हम यहाँ देखने चले आए। जिसे सुन राजकुमार थोड़ी देर चुप हो गए। फिर उन्होंने श्रद्धा को बिना देखे कहा, हमें लगता है आपको इतनी रात को यहाँ नहीं होना चाहिए, आप अपने कक्ष में जाएं। इतना कह सूर्यदेव सिंह वहां से चले गए हैं। वहीं श्रद्धा, जो राजकुमार से कुछ देर और बातें करना चाहती थी, वो निराश हो गई। तभी कुछ सोचकर श्रद्धा मुस्कुराई। उसने अपने मन में कहा, मुकुट राजकुमार हमारी परवाह करते हैं, इसलिए तो उन्होंने हमें इतनी रात को बाहर रहने से मना किया। हमें लगता है वह भी हमें कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। अब मुझे उनका और ख्याल रखना होगा ताकि हमारे बीच कोई ना सके। इतना सोचकर वो खुश होते हुए जल्दी से अपने कक्ष में चली गई। वही राजकुमारी श्रद्धा के ख्यालों से अनजान राजकुमार सूर्यदेव सिंह अपने कक्ष में उस अनजान व्यक्ति की खोज में लगे हुए थे। उन्हें जल्द से जल्द उसे नकाबपोश के बारे में जानना था, जिसने एक ही मुलाकात में राजकुमार को इतना आहत किया था। वहीं दूसरी तरफ मीरा सीधा अपने कमरे में टेलीपोर्ट हुई। उसकी सांसें दोगुनी रफ्तार से चल रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग हुआ था। वो पहले ही अपने वायु तत्व को जागृत करने में अपनी सौर्य आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर चुके थी, और अब राजकुमार से बचने के चक्कर में उसने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई शक्ति का भी प्रयोग कर लिया। वो ज्यादा देर अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें बेकाबू हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी एनर्जी को किसी उसके शरीर से निकाल लिया हो। मीरा की आंखें बंद होने लगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज मीरा के कानों में गूंजी, जिसने उसे बेहोश होने से रोक लिया। बोस, आप पागल हो गई हैं? क्या जरूरत थी अपनी ऊर्जा उपयोग करने की? आपको पता है ना आपका शरीर कितना कमजोर है? आपको ख्याल भी है अगर अभी मैंने अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया होता तो आप एक गहरी नींद में जा सकती थी। लुक्स गुस्सा में मीरा को सुनाई जा रहा था, पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख लुक्स भी थोड़ा परेशान हो गया। लुक्स की एनर्जी के कारण मीरा को थोड़ा बेहतर लगने लगा। कुछ समय बाद में मीरा उठकर ध्यान मुद्रा में बट गई। इस समय उसे अपनी ऊर्जा को वापस लाना था, जिसके लिए मीरा को ध्यान में जाने की आवश्यकता थी। वही लुक्स, जो मीरा से बहुत कुछ कहना चाहता था, मीरा को ध्यान में जाता देख चुप हो गया। मीरा ध्यान के कारण वापस रोशनी की दुनिया में पहुंच गई। आसपास की सतरंगी रोशनियों ने तुरंत मीरा को घेर लिया, जिससे मीरा के शरीर से तेज प्रकाश की किरणें निकलने लगी, जो धीरे धीरे मीरा के शरीर में प्रवेश कर उसे ऊर्जा प्रदान करने लगी। अगली सुबह मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखा। तभी खिड़की से आता तेज प्रकाश उसकी आंखों में गया। एक पल आंखों बंद करने के बाद मीरा ने अपनी आंखें खोली। पूरी रात ध्यान करने से अब मीरा को कुछ राहत महसूस हुई। उसे अपनी शक्तियां थोड़ी बड़ी हुई भी महसूस हुई, जिसे देख मीरा की आंख चमक उठी। उसने थोड़ा खुश होते हुए कहा, चलो जान को खतरे में डालने का कुछ तो फायदा हुआ। जिसे सुन लुक्स ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, फायदा तो होगा ना, आखिर आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं। जिसे सुन मीरा थोड़ी हैरान हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि कल रात आपने अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया। आपका ये शरीर पहले ही बहुत कमजोर है, ऊपर से कल रात आपने अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं आपको सही समय पर नहीं बचता तो आप एक बहुत गहरी नींद में जा सकती थी, जिससे उठना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 10 नकाबपोश की खोज। लुक्स की सारी बातें सुनने के बाद मीरा ने लुक्स से कहा, मैं तो तुम्हें बड़ा नितला नालायक समझती थी, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम हो तो बहुत काम के सिस्टम, आज मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद कहती हूँ। वही लुक्स को यह समझ नहीं आया कि मीरा उसकी तारीफ करी या बुराई, पर वो इस बात से ही खुश था कि मीरा ने उसकी कदर तो जानी। तभी लुक्स को कुछ याद आया। उसने जल्दी से मीरा से कहा, बोस, मुझे लगता है आपको कुछ दिनों के लिए राजमहल से बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरे राजमहल में रात की घटना फैल गई है। राजा ने चारों तरफ सिपाहियों को फैला दिया है। अंदर या बाहर जाना अब बहुत मुश्किल है। मीरा ने लुक्स की बात को समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। वो जानती थी कि अब कुछ दिनों तक उसका राजमहल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, और वो अभी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। वो एक बार अपनी जान को खतरे में डाल चुकी है, अब दोबारा खतरा मोल लेना उसकी बेवकूफ़ी होगी। मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए राजमहल में रहकर ही अपनी शक्तियों को स्ट्रांग करना होगा। कल रात हुई लड़ाई से मीरा को इतना तो पता चल गया था कि उसका ये शरीर उसकी आशाओं से भी ज्यादा कमजोर है, इसलिए अब उसे अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना होगा। वहीं दूसरी तरफ राज दरबार में राजा तेजप्रताप अपने कुछ अधिकारी और सेनापति के साथ रात में हुई घटना पर चर्चा कर रहे थे। पूरे महल में ये बात सबको पता चल चुकी थी कि कल रात राजकुमार पर किसी घुसपैठियों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है, इसलिए आज राजा ने सभी को दरबार में बुलाया। तभी उन्होंने सामने बैठे मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह से क्षमा मांगते हुए कहा, मुकुट राजकुमार, हमें इस बात का बहुत खेद है कि आपके ऊपर हमारे राज्य में हमला हुआ। हमने तो यहाँ आपको क्षमा मांगने के लिए बुलाया था, परंतु यहाँ फिर आपके साथ ऐसा हादसा हो गया। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जिसे सुन राजकुमार सूर्यदेव सिंह ने कहा, महाराज, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे क्षमा मांगते अच्छे नहीं लगते। और रही बात उस हमलावर की, तो हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। आपको क्षमा प्रार्थी होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे सुन महाराज ने एक गहरी सांस ली। उन्हें डर था
कि अगर राजकुमार इस बात को ज्यादा बढ़ाते तो ये बात सूर्यगढ़ राज्य तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती, जिससे भीमपुरी और सूर्यगढ़ के रिश्ते बिगड़ जाते। सभी को पता था कि सूर्यगढ़ राज्य इस द्वीप के सबसे महान राज्यों में से एक है, और अगर उन्हें इस बात का आभास हो गया कि उनके मुकुट राजकुमार पर भीमपुरी राज्य में हमला हुआ है तो ये बात भीमपुर राज्य के लिए खतरा बन जाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, हमें पता है राजकुमार, आप बहुत महान है, अब आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। हमने अपने लोगों को उस घुसपैठिए को ढूंढने में, वो लोग भीमपुर के चप्पे छपे को छानकर भी उसे घुसपैठियों को पकड़ कर लेंगे, हम उसे अवश्य बड़ा दंड देंगे। ये सब बातें महाराज ने थोड़े गुस्से में कही थी, जिसे सुन राजकुमार ने अपना अपना सर हमें हिल दिया। महाराज, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दे। जिसे सुन राजा तेज प्रताप ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, अरे नहीं राजकुमार, आपको हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, अब जब चाहे आ जा सकते हैं और आप हमारे खास अतिथि हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जिसे सुन राजकुमार ने राजा को प्रणाम किया और राजदरबार से चले गए। उनके जाने के बाद राजा, जो अभी तक मुस्करा रहे थे, वह अचानक सिंहासन पर गिर गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, वहीं बाकी सबकी दशा भी महाराज की तरह ही थी। सब जानते थे कि सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार कितने निर्दय और क्रूर हैं। वह बेशक सबसे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर से जो आभा निकाल रही थी वो किसा का भी दम घोट दे। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, सेनापति राजनाथ, जल्द से जल्द उसे अज्ञात हमलावर के बारे में पता करें, वरना आप जानते हैं ये बात हमारे राज्य के लिए कितना बड़ा संकट ला सकती है। जिसे सुन सेनापति जी ने अपना सर हिलाया और तुरंत अपने सिपाहियों के साथ चले गए। मुकुट राजकुमार के कक्ष में राजकुमार सूर्यदेव सिंह अपने कक्ष की खिड़कियों से बाहर सामने भीमपुर राजा का नजारा देख रहे थे। तभी उनके पीछे एक काली परछाई आकर अपने एक घुटने के बल बैठ गई। पता चला उसे अज्ञात हमलावर के बारे में। जिसे सुन उस परछाई ने कुछ बोला, ठीक है, तुम जाओ और जितना हो सके उसके बारे में पता करो, हमें किसी भी कीमत पर वह हमलावर चाहिए। जिसे सुन वो परछाई एक बार फिर हवा में गायब हो गई। खिड़की से आती ठंडी हवाएं राजकुमार के चेहरे को छूकर जा रही थी। सूर्यदेव सिंह ने की गहरी सांस लेकर कहा, हम भी देखते हैं तुम कब तक हमसे छुप सकते हो, हम जल्द ही तुम्हारे बारे में खोज कर रहेंगे। उन्होंने अपनी सरसरी नजरों से बाहर की तरफ देखा और अचानक हवा में गायब हो गई। जंगल के बीचों बीच कई काली परछाइयां तेजी से आते दिखाई दे रही थी। तभी वो परछाइयां एक पेड़ के पास रुक गई। उन्होंने अपने आसपास एक सरसरी नजर डाली और एक मंत्र का प्रयोग किया, जिससे उसे बड़े से पेड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से बिल्कुल उलट था। अंदर एक गुफा बनी हुई थी, जिसमें रास्तों पर कई माशलें जल रही थी। वे सभी परछाइयां तेजी से गुफा के अंदर जाकर रुकी। सामने बड़े से सिंहासन पर राजकुमार सूर्यदेव सिंह बैठे हुए थे, जिन्हें देख उन तीनों काली परछाइयों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। मुकुट राजकुमार की जय हो। सूर्यदेव सिंह ने अपना सर हिला दिया, क्या खबर मिली है तुम लोगों को? राजकुमार, हमने सारे पक्षों की जांच की है, परंतु हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उनमें से किसी ने भी उस हमलावर को भेजा होगा। हमने राजा तेज प्रताप सिंह पर भी नजरें रखी है, पर उनसे भी हमें कोई खास जानकारी नहीं मिली। वो चुपकर इस मामले की जांच करवा रहे हैं। हमें नहीं लगता उनके अंदर इतना साहस है कि वो सूर्यगढ़ से दुश्मनी मोल ले सके। जिसे समझते हुए सूर्यदेव सिंह किसी गहरी सोच में चले गए। अगर वह हमलावर उनके किसी दुश्मन ने नहीं भेजा तो वह आया कहां से और कहां गायब हो गया? इन 10 दिनों में राजकुमार ने हर राज्य के अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल करवाई, परंतु उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। तभी एक परछाई ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए राजकुमार से कहा, सूर्य, तुम कितने और दिन इस छोटे से राज्य में रहना चाहते हो? हमें लगता है अब तुम्हें वापस लौटना चाहिए। राजकुमार के सामने एक 24-25 साल का सुंदर और नौजवान लड़का खड़ा था। ये राजकुमार के बचपन का मित्र और माधवगढ़ के राजकुमार युगशौर्य है। जिसे देख सूर्य ने जवाब देते हुए कहा था, हमें भी लगता है हमें अब चलना चाहिए। हम इतने दिनों तक उसे अज्ञात हमलावर के लिए रुके हुए थे, परंतु हमें नहीं लगता वो अब हमें मिलेगा। जिसे सुन युग में अपना सर हिलाया, ठीक है, हम कल यहाँ से अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। जिसे सुन सबने एक साथ राजकुमार को प्रणाम किया और वहां से गायब हो गए। युग वही रहा, वो आज सूर्य के साथ राजमहल में जाने वाला था। उसने एक नजर सूर्य को दिखा जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, सूर्य, तुम क्यों उस हमलावर को लेकर इतने उत्सुक हो? जिसे सुन सूर्य ने कुछ नहीं कहा। वो युग को क्या कहता कि उसे हमलावर की आंखें हर रात उसके सपने में आती, जिससे अब वो परेशान होने लगा था। उसे कुछ ना कहता देख युग ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि अगर सूर्य किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता तो वो कभी कुछ नहीं बोलेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ क्वीन सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।